हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम अपनी एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो गाइस, हम अपनी कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत का पहला अध्याय क्या, कब और कहाँ से पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि इतने साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, लेकिन 1 साल पहले क्या हुआ यह जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हो जो उस वर्ष की स्मृति रहा हो या उसने वो घटनाक्रम देखा हो जिसे आप जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, यह आप कैसे जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे। हम शिकारियों, पशुपालक, कृषक, वैज्ञानिक, संगीतकार, शिल्पकार आदि के बारे में भी जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस वक्त क्या खेल प्रचलित थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे या कौन सी कहानियां सुना करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोगों ने नर्मदा नदी के तट के पास रहना आरंभ कर दिया था। इनमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो अपने आसपास के जो उनका जंगल था आसपास का उससे परिचित थे, और उनका जो जीवन था वो मेनली जंगलों पर ही डिपेंड था। वो जंगल से ही अपना भोजन की उत्पन्न क्या करते थे, जैसे जड़ों, फल, सब्जी आदि जो भी जंगल में रखते, और वो शिकार भी क्या करते थे जानवरों का। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। किरथर सुलेमान पहाड़ी, यह एक ऐसा स्थान है जहां 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांवों में भी रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी थी, अब भी है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया, जो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, यहीं पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये देखिएगा, हम मैप दिख रहा है, हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। ये किरथरपुर और सुलेमान पहाड़ी है, सॉरी नदी नहीं है, जहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना सीखा था। किरथर और सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पर सबसे पहले जौ और गेहूं की फसल की गई थी। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये सिंध नदी है, ये जो आपको दिख रही है सिंध नदी है, ये यहाँ से आ रही है। इसकी सिंध नदी की बहुत सारी सहायक नदी हैं। सहायक नदी वो होती हैं जो बड़ी नदियों को पानी को आगे चलाने में सहायता करती हैं, बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ये चारों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो हम यहाँ पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये गारो पहाड़ी, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये गारो पहाड़ी है। यहाँ पर ही कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं विंध्या पहाड़ी, यहाँ पर ये रही, थोड़ा उसमें इरेज कर देता हूँ, उस पर पेन आ गया है। ये रही विंध्य पहाड़ी, इसके उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में ही सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये नर्मदा नदी,
ये जो नीली नीली जिस पर मैं रेड करता जा रहा हूँ, ये नर्मदा नदी है। इसके आसपास ही या इसके तट पर कई लाखों वर्ष पहले लोगों ने रहना आरंभ कर दिया था। यहाँ के जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे और वो अपनी जंगल से परिचित थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पर पढ़ा है। और वो अपने जंगलों से परिचित थे। उनका जो जीवन होता था वो मेनली जंगलों पर डिपेंड होता था। वो फल और जानवरों का शिकार कर खाया करते थे। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी सोन नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास एक प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसके बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। मगध राज्य जो साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने इस राज्य की स्थापना की, इस राज्य को बनाया था। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में भी ऐसे राज्य की स्थापना होने लगी थी। आइए थोड़ा सा दक्षिण एशिया के बारे में जान लेते हैं, जो हम मैप पर जानेंगे, जिसमें हमें जानने में बहुत ही आसानी मिलेगी। देखिएगा दक्षिण एशिया क्या है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। जो आज का आधुनिक भारत है, ये हमारा जो इंडिया है आज का, और ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको मिलाकर दक्षिण एशिया बनता है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान, चीन आदि की सीमाओं को दर्शाता है। ये जो हमारा दक्षिण एशिया है, ये जो है ये हमारा महाद्वीप से छोटा है, किसी महाद्वीप से छोटा, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से अपनी पहाड़ी, समुद्री आदि सीमा से बटा होने के कारण प्राय से हम एक उपमहाद्वीप बोलते हैं। जो हमारा दक्षिण एशिया है, हम इसे एक उपमहाद्वीप बोलते हैं। आइए थोड़ा सा मैप में और देख लेते हैं। ये जो आपको यहाँ से हिमालय से नीली नीली लाइन दिख रही है, गंगा नदी है। ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ मिल रही है। ये जो है ये सोन नदी है, ये सोन नदी है। यहाँ पर ये गंगा की सहायक नदी है। जो सोन नदी है गंगा की सहायक नदी है। यहीं पर मगध शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई थी, जो बिंबिसार ने की थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा असंभव नहीं होती थी। अंत लोग कभी काम की तलाश में, व्यापार करने के लिए, या कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने, जो शासक तो अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, इसलिए विजय हासिल करने के लिए जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले तो कभी अपने जहाजों से जाया करते थे, मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक नगर से दूसरे कस्बे, नगर या एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग नए स्थान खोजना चाहते थे या कोई प्राकृतिक चीज देखना चाहते थे, इन और उत्सुकता पूर्व रोमांचिक स्थानों की यात्रा क्या करते थे। इन्हीं सभी यात्राओं ने हमें लोगों के विचार जानने का मौका मिला। आइए कि समझते हैं कि यात्रियों के द्वारा हमें एक दूसरे विचार जानने का मौका कैसे मिला। मान लीजिए कोई यात्री है, मैं किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं अपने देश की फूड रेसिपी, कल्चर, और एक तो फूड रेसिपी, एक कल्चर, एक अपने विचार, अपना पहनावा, अपनी संस्कृति, ये सब लेकर अपने साथ जाऊंगा और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ से आऊँगा, वहाँ के कल्चर, वहाँ का फूड रेसिपी, वहाँ के विचार और वहाँ की
पहनावा और वहाँ का परंपरा, संस्कृति आदि मैं लेकर आऊँगा। एक मान लीजिए डिसीज भी ऐसी ट्रेवल करती हैं, ये सब मैं लेकर भी आऊँगा। तो इसी तरह में यात्रियों के आने जाने से एक दूसरे के विचार जानने को का मौका मिला। आइए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। पर्वत समुद्र इस उपमहाद्वीप की जो हमारा दक्षिण एशिया है, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमा का पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। जो हमारे उपमहाद्वीप है दक्षिण एशिया, उसकी जो सीमा है वो पर्वत, रेगिस्तान और हमारा समुद्र ये तय करते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये पार करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ असंभव नहीं था। आसान नहीं था तो असंभव भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा चाहा और वो कर सके। वो पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर दूसरे जगहों पर जाने लगे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, जैसे कि हमारे हिंसनिंग आए थे जो चीन से आए थे। लोगों की इस आगमन से, यात्रियों के आने से हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। जो दूसरे लोगों के विचार थे, यात्रियों के विचार आने से हम उनके विचार अपनाने लगे जो हमें अच्छे लगे, और उसी की वजह से हमारे जो है हमारी इस परंपरा और संस्कृति समृद्ध होने लगी। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कई सौ वर्ष पूर्व लोगों ने पत्थरों को तराशना, किसी कठोर धातुओं को तराशना, संगीत रचना, यहाँ तक कि भोजन बनाने की अलग अलग विधियों का भी और प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और एक दूसरे के विचार जानने और अपनाने भी लगे थे। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देश के नाम देखिएगा, हमारे देश को दो नामों से बुलाया जाता है, एक तो इंडिया और एक भारत। जो हमारा इंडिया है वो इंडिया इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये कैसे निकला है आइए हम जानते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो यूनानी थे जो सिंधु नदी पार कर आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोज अथवा इंडोज कहा था, और जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित कौन था, इंडिया हमारा भारत, उसे इन्होंने इंडिया कहा। आइए अब जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। जो भरत नाम का जो भारत था वो भरत से निकला था, और भरत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। जिससे पता चलता है कि भरत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए किया जाता था, और बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के लिए भी होने लगा। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में हम विभिन्न तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि इनमें से एक आसान तरीका भी है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और हम पढ़ें। जो अतीत में पुस्तक लिखी जाती थी वो हस्तलिखित होती थी, जिन्हें अंग्रेज पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मैनु था, जिसका अर्थ है हाथ, जिसका प्राय है कि वो हस्तलिखित होती थी। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि होती थी, लगभग 1000 वर्ष पहले पांडुलिपि लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को हम काट दिया करते थे और उनके अलग अलग पार्ट करके रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप में हम काट कर एक भोजपत्र तैयार करते थे अलग, और उस पर लिखा करते थे, जो लिखाई हुआ करती थी। उसके बाद इन जो पांडुलिपि ये थी, ये ताड़ के पत्र थे जिनके भोजपत्र तैयार किया जाता था। उनमें छेद किया करते थे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, और इसमें एक रस्सी से बांध दिया करते थे, जो पेजों की तरह काम करता था, पन्नों की तरह, किताब के उस तरह काम करता था। और भुर्ज पेड़ की छाल से भी ये तैयार की जाती थी। हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतने वर्ष हो गए पांडुलिपि, लगभग 1000 वर्ष पहले पांडुलिपि लिखी गई थी।
तो इन्होंने इनमें से किसी कुछ को कीड़ों ने भी खा लिया होगा या फिर नष्ट भी हो गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। इनमें से कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है और ये पांडुलिपि जो है मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों और राजाओं के जीवन अथवा वैज्ञानिक शोध या औषधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें महाकाव्य, कविता तथा नाटक जो अतीत में लिखे गए हैं इनमें से भी संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जो ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य भाषा में भी लिखी जाती थी जो महाकाव्य थे और हमारे कविता या नाटक थे ज़्यादातर संस्कृत में लिखी गई हैं। लेकिन इनमें से अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखी जाती है। जो प्राकृत भाषा थी उसका प्रयोग आम लोग क्या करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये ऐसे लेख पत्थर अथवा किसी कठोर धातु पर उत्कीर्ण होते थे। किसी पत्थर या किसी कठोर धातु पर ये उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक या कोई अन्य लोग अपने कामों का विवरण या अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए इस प्रकार उत्कीर्ण करवाया करते थे। कुछ अन्य अभिलेख भी मिले जिसमें राजा रानी ने अपने कार्यों का जो अपने श्रेष्ठ कार्य उनका विवरण किया है या करवाया। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में जो हमारा अंतिम जो लड़ाइयों से विजय प्राप्त करते थे उनका लेखा जोखा अभिलेखों में लिखा करते थे। वो अभिलेखों में ही उनका लेखा जोखा लिखवाया करते थे कि उन्होंने कौन सा देश जीता और कहाँ जीता। और राजा अपने ज्येष्ठ पुत्रों के बारे में भी लिखवाया करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्वविद बोलते हैं। जो अतीत में कोई वस्तु बनी उसका प्रयोग कैसे किया जाता, उसे कैसे प्रयोग में लाई जाती, उसकी खोज जो पुरातत्वविद करता है उसे हम पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों, ईंट और इमारत के अवशेष, चित्र तथा मूर्ति आदि का अध्ययन करते हैं। वे औजारों का भी अध्ययन करते हैं, हथियारों का, बर्तनों का और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तथा सिक्कों की भी प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पकी हुई होती है और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे धातु कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। जो मानने जो मिट्टी से बना हुआ कोई पात्र हो गया वो जल्दी ही मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो हमें अतीत में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कठोर हैं, इसलिए वो जल्दी नष्ट नहीं हुई है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये मिट्टी का कोई पात्र है, इसे पकाकर बनाया गया और उस पर कोई चित्रकारी भी की गई है। और ये आपको ये जो दिख रहा है ये सिक्का है। ये जो सिक्का है ये इसका फ्रंट है और ये बैक साइड है। ये जो आपको सिक्का दिख रहा है 2500 वर्ष पुराना है। और ये जो आपको ये बर्तन दिख रहा है 4700 वर्ष पुराना पात्र है। तो पुरातत्वविद जो तो होते हैं वो चिड़ियों तथा मछलियों आदि की हड्डियां क्यों ढूंढते हैं? वो इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वे वनस्पति उन्हें बोलेंगे गेहूं, जौ, चावल आदि के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे लकड़ी के हम कोयले को इस्तेमाल करते हैं जो लगभग 1 लाख वर्ष पहले 2 लाख वर्ष पहले बना होता है। इसी तरह अगर अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायस्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो स्रोत शब्द का प्रयोग होता है वो इतिहासकार करते हैं। जो किस लिए करते हैं? पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के रूप में इतिहासकार जो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोमांचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अंत साहित्यकार और पुरातत्वविद ऐसे जासूस होते हैं जिन स्रोतों या प्रयोग सुरागों के रूप में करते हैं और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पैरा पर
अतीत एक या अनेक। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पुस्तक का जो शीर्षक है अतीत, शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखता है। उदाहरण के लिए आप पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजा तथा रानी के जीवन से तथा व्यापारी और के जीवन और शिल्पकार के जीवन से बहुत ही भिन्न था। जैसे कि हम आज देखते हैं, उस समय के भी देशों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे, जो कि आज भी लोग करते हैं। कश्मीर में कुछ और पहनावा या कुछ और संस्कृति, और आपकी कन्याकुमारी में कुछ और संस्कृति है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, ये जो अंडमान निकोबार के लोग हैं, ये जो द्वीप अंडमान निकोबार के अधिकांश द्वीपों में लोग मछली को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो शहर में के जो लोग होते हैं वो अपने खाद्य सामग्री के लिए किसी और लोग पर निर्भर रहते हैं, अपनी खाद्य सामग्री के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। और इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय के शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। जो उस समय के शासक थे वो अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे, और उन्होंने कब कहाँ लड़ाई करी और किसको हराया, कौन सा राज्य जीता, ये सब जो थे हमारे शासक विजय का लेखा जोखा रखते थे। और इसी स्रोतों के कारण जो शासक अपना लेखा जोखा रखते थे, हमें उनकी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पात्रत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके विषय में जानने के लिए बहुत कुछ रह चुका है। अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तिथियों का मतलब, अगर आपसे कोई तिथि पूछे तो आप उस दिन को बताएंगे, अथवा एक महीने पहले पूछे तो आप एक महीने को बताएंगे। तिथि, महावर्ष, जैसे कि हमने ले लिया 2024, इसको आप बताएंगे। और इसी तरह की कोई विशेष जो है वो तिथि बताएंगे। जो हमारी तिथि की गणना है वो ईसा मसीह, जो ईसा धर्म के प्रवक्ता है, ईसा मसीह की जन्म की तिथि से होती है। अंत 2000 वर्ष को कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, जैसे 2000 ईस्वी बोलेंगे हम, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। और हम ये बोलेंगे 5000 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 5000 वर्ष पहले। आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि हम अब बोलेंगे 1924, तो ये हमारा ईसा मसीह के जन्म के 1924 वर्ष बाद, 1924 ईस्वी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 1924 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म से के बाद की सभी तिथियां ईस्वी। इस पुस्तक में हमने सन 2002 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया है। आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इतिहास और तिथियां। हम अंग्रेजी में BC मतलब हिंदी में ईसा पूर्व तथा बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी हम तिथियों को AD जो हिंदी में ईस्वी बोला जाता है भी लिख ही पाते हैं। ये एनो डोमिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह हम CE तथा BC की जगह BC का उपयोग करते हैं या होता है। CE अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जो है वो यही कैलेंडर चलता है, ईस्वी वाला ही, जो ईसा मसीह के धर्म के प्रवक्ता ईसा मसीह के जन्म की तिथि से संबंधित होता है ही चलता है। भारत में इस तरह की तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले है। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जो टॉपिक है अन्यत्र।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो अभिलेख होते थे वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें से अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। ये सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो एक प्रसिद्ध कहानी है कि उत्तर अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। मिस्र के उत्तरी तट, जिसका नाम रोसोट नामक एक कस्बा था, यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 विभिन्न भाषा तथा लिपि, जो यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ जो यूनानी विद्वान थे वो इस भाषा को पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा तथा रानी नामक एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा गया है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेत को अगल बगल रखते हुए अक्षरों की समान ध्वनि की पहचान की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें दिख रहा है, जो हमारा शेर के लिए वो ए अक्षर का प्रयोग हो रहा है और शेर के लिए हमारा एल अक्षर का प्रयोग हो रहा है, और पक्षी के लिए ओ का, और ये जो सिंह सा बैठा है इसके लिए भी एल का, और ये नाइफ की तरह कुछ दिख रहा है इसके लिए आई का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह उन्होंने, जो यूनानी विद्वान थे, उन्होंने इसे पढ़ा और जाना और उन्होंने पढ़ लिया। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं, जो हमें पता चलेगा कि हमने इस चैप्टर को कितना पढ़ा है। तो हम अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिएगा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल को उपजाने की शुरुआत की गई थी? मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? जो किरथर और सुलेमान पहाड़ी थी, लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने वहां पर फसल उगाई थी। तो देखते हैं वहां पर कौन सी फसल उगाई थी, गेहूं की या जौ की, या गेहूं और जौ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी थी वहां पर लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसल उगाई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। तो आइए हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं अपने आंसर की। जो हमारा आंसर सी सही है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। गेहूं और उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तात्या के अनुसार चाल उपजाने के प्राचीन साक्ष्य संत कबीर नगर के लोहार देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का भी विकास हुआ था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, सिंधु व इसकी सहायक नदी, सिंधु और इसकी सहायक नदी, चेन्नम, रावी, सतलुज और झेलम आदि, ये जो है इसकी सहायक नदी है। या गंगा व उसकी सहायक नदी सोन नदी, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सिंधु नदी थी उसके जो नगरों का विकास था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और जबकि हमारी जो ये गंगा व उसकी सहायक नदी है, इसके जो आसपास के नगरों का जो विकास था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हमारा जो आंसर ए है वो सही है। तो आइए हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारे ऑप्शन है वो सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई है। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास जो था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी सिंधु और इस नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो गंगा व इसकी सोन नदी है
जो इसकी सहायक नदी सोन नदी है, उसके जो आसपास के क्षेत्र में जो राज्य की स्थापना की थी वो बिंदुसार ने की थी, जो वर्तमान में बिहार नाम के राज्य से जाना जाता है। तो वो क्या था, अवंती थी या वज्जी या काशी या मगध। जो बिंबिसार ने जो स्थापना की थी एक शक्तिशाली राज्य की, उसका नाम था मगध। तो हमारा आंसर डी सही, ऑप्शन डी सही है। तो अपने ऑप्शन की जो आंसर है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। सोन नदी के आसपास के प्राचीन क्षेत्र काल में मगध कहलाता था। जो वर्तमान में बिहार है वो पहले मगध कहलाता था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये मगध है। ये मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार था, जिसमें लगभग जिसकी जन्म तिथि दे रखी है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोज अथवा इंदोज कहा था। जी हाँ, जो यूनानी और ईरानी आए थे, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोज अथवा इंदोज कहा था। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा था। जी हाँ, जो इंडिया है हमारा वो सिंधु नदी के पूर्व में ही स्थित है। तो ये हमारा जो हमारा पहला ये जो है संदर्भ, ये तो सही है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लोगों के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा में आरंभिक कृत्य ऋग्वेद में भी मिलता है। जी हाँ, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए या बी या सी या डी? देखिए दोनों ही जो हमारे संदर्भ है सही है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सी ही सही होगा। तो हम अपनी थोड़ी सी आंसर की व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानी ने सिंधु नदी को हिंदोज अथवा इंदोज कहा था और इसी के पूर्व में स्थित को इन्होंने इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा, जो भारत नाम है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो पांडुलिपि है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पांडुलिपि हमारी क्या होती थी, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते। पांडुलिपि जो होती थी वो हस्तलिखित होती थी। वो एक प्राचीन पुस्तक हुआ करती थी और जो ताड़ पत्रों से एक भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसमें रेक्टेंगुलर शेप में तैयार किया जाता था कुछ ऐसे तरह से, और उसमें यहाँ पर एक छेद कर रस्सी से बांध लिया जाता था और उन पर लेखन कार्य हुआ करता था और वो हाथ से लिखित होती थी। और जो पांडुलिपि होती है उन्हें अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ से निकला है। और पांडुलिपि जो थी वो 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। आइए हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। जी हाँ, जो पांडुलिपि थी वह हस्तलिखित थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन में मैनु शब्द से निकला है। जी हाँ, ये भी सही है। पांडुलिपि ताड़ के पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुजुर नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जी हाँ, ये भी सही है कि पांडुलिपि जो होती थी वो ताड़ के पत्रों को काटकर एक रेक्टेंगुलर शेप में किसी रस्सी से बांधकर भोजपत्र पर तैयार की जाती है। भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। पांडुलिपि केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। नहीं, ये जो हमारी पांडुलिपि है ये केवल मंदिरों और व्यवहारों से ही प्राप्त नहीं होती है। ये ना केवल संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है, ये तमिल,
एक तो तमिल, एक प्राकृत और संस्कृत, 3 प्राचीन भाषाओं में जो हमारी पांडुलिपि और लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये संदर्भ सही नहीं है। आइए हम अपने क्वेश्चन आंसर जो है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों व्यवहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से प्राप्त हुई है। साथ ही पांडुलिपि विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल शामिल है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण होते हैं। आइए थोड़ा सा हम अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। अभिलेख वो लेख होते हैं जो किसी पत्थर, धातु अथवा शिला पर उत्कीर्ण होते हैं, जो कभी राजा या अन्य लोग अपने कामों को या अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए उत्कीर्ण करवाया करते थे, ताकि लोग उनके पढ़ सके, पालन कर सके, या शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। और कभी कभी राजा रानी अपने ज्येष्ठ पुत्रों का भी विवरण करा करते थे। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। नहीं, जो हमारे अभिलेख होते हैं वो धातुओं पर भी उत्कीर्ण किए जाते हैं, केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण नहीं किए जाते। तो ये हमारा जो ये है ये सही नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाया करते थे ताकि लोग उन्हें देखें व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके, अभिलेख कहलाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा जो कथन है ये बी ही सही है, क्योंकि अभिलेख वही अभिलेख केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण नहीं होते थे, अभिलेख किसी धातु पर भी उत्कीर्ण होते थे। और कभी कभी शासक अपने कामों का विवरण आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, उनका पालन कर सके। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है? नहीं, ऑप्शन ए सही नहीं है, केवल ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इसकी जो हमारा हमने क्वेश्चन किया इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, जिसका आंसर बी सही, ऑप्शन बी सही है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों में राजा, रानी, अन्य लोगों के आदेशों, कार्यों का विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। जो हमारे अभिलेख हैं उसमें राजा रानी के आदेशों का, कार्यों का, आदि विषयों का भी विवरण किया जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में लिखा गया है? अरमाइक या ब्राह्मी, यूनानी या ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल या यूनानी या अरमाइक। जो अशोक का जो कांधार से प्राप्त अभिलेख है जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ है वो यूनानी और अरमाइक भाषा लिपि में लिखा गया है। आइए हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन का आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। डी अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 विभिन्न लिपि तथा भाषाओं में लिखा गया है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि है वो ईसा पूर्व में ही जानी जाती है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले या अब मान लीजिए 2024 ईस्वी, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इसी तरह जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। हमारा असर्शन सही है। अब रीजन देखते हैं। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवक्ता ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जी हाँ, जो हमारे वर्ष की जो गणना है वो हमारे ईसाई धर्म के प्रवक्ता ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। तो हम अपने नीचे ऑप्शन देखते हैं। जो असर्शन है वो रीजन दोनों सही है। क्या असर्शन और रीजन का सही स्पष्टीकरण है, या असर्शन और रीजन दोनों सही है, या रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है? जो असर्शन है वो सही है परंतु रीजन गलत है, या असर्शन गलत है और रीजन सही है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा असर्शन है वो और रीजन ये दोनों तो सही है। जो हमारा रीजन है वो असर्शन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए
सही है। आइए देख अपने जो आंसर आया है ऑप्शन है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। विकल्प ए सही है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि वर्ष से ही गणना की जाती है। ईसा पूर्व अंग्रेजी में बिफोर क्रिस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान तिथि को प्रयोग का जो चलन है वो ईस्वी है, जैसे 2023 ईस्वी आदि, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिन भी कहा जाता है। बीसी का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सी का अर्थ है कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है, मतलब बिफोर वर्तमान के लिए किया जाता है। तो हमारा ये यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म करता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भला हो और उन्हें भी ये एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ने का मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।